बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे और ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक लेक्चर है और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में है। आपने अगर यूएनओ को समझना है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि और वीडियोस को आप देख सकें। तो जनाब, यूएन की हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाता है तो जो दुनिया के बड़े हैं जैसे रशिया, जैसे अमेरिका, जैसे बरतानिया, वो सोचना शुरू कर देते हैं कि पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वॉर 2 के एरा के अंदर जो पीस है उसको कैसे कायम रखा जाएगा। तो उसके ऊपर वो सोच विचार शुरू कर देते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि पीस को किस तरह से हमने कायम रखना है। तो उनके दिमाग में एक ख़्याल आता है कि लीग ऑफ नेशन तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फेल हो गई थी पीस को कायम रखने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अगर लीग ऑफ नेशन पास होती तो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता। मगर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और 60 मिलियन यानी जो आप कह सकते हैं कि 60 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो अपनी जान दे बैठे। इसमें उनका लाइफ का लॉस हो गया और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ यूरोप के अंदर। यूरोप तो पूरा तबाह हो गया था। तो वो ये सोचते हैं कि हम लीग ऑफ नेशंस में कुछ रिफॉर्म्स करके एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा के अंदर, ताकि दुनिया में पीस रखा जा सके। तो सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस होता है। उस कॉन्फ्रेंस में 51 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी 51 स्टेट्स टेक पार्ट करती हैं और ये जून 1945 के अंदर होता है। यहाँ पे यूएन का जो चार्टर है और यूएन का जो स्ट्रक्चर है वो एग्रीड अपॉन किया जाता है और क्या होता है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंट्रीज़ सिग्नेचर कर देते हैं उस एग्रीमेंट पे, यूएन चार्टर पे। और 24 अक्टूबर 1945 को आपका यूएन यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश हो जाता है। अब ये यूएन का एस्टैब्लिश हो गई यूएन। अब जनाब मोहतरम, जो यूएन का पर्पज़ था, जो यूएन के चार्टर के अंदर लिखा हुआ है वो क्या है। यूएन का जो पहला पर्पज़ है वो फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करना है स्टेट्स के अंदर, यानी कंट्रीज़ के अंदर दोस्ताना तल्लुकात को डेवलप करना है। और उसके बाद टू कीप पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर पीस कायम रखना है। ये यूएन का प्राइमरी पर्पज़ है, ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो सके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स ने दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान दे दिया था और दुनिया में बहुत ज़्यादा डेथ देखे गए थे। तो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये चैप्टर 6 ऑफ जो यूएन का चार्टर है उसका चैप्टर 6 है, उसमें लिखा हुआ है कि जो स्टेट्स हैं वो अपने डिस्प्यूट्स को निगोशिएशंस, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, गुडविल ऑफिस और मीडिएशन का इस्तेमाल करके हल करेंगी। यानी ये सारे पीसफुल जो मेथड्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स हैं वो करेंगे। उसके बाद ह्यूमन राइट्स का जो प्रोटेक्शन है ये भी एक प्राइमरी पर्पसेस ऑफ यूएन में शामिल है। साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी माशी और सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट करना, दुनिया की डेवलपमेंट करना इन 2 अरीना के अंदर, सोशल और इकोनॉमिक के अंदर। और उसके साथ साथ यूएन के अंदर एक आर्टिकल रखा गया जिसके ज़रिए से इंटरनेशनल लॉ कमीशन बनाया गया और उसका मकसद ये था कि इंटरनेशनल लॉ को डेवलप करना। हमने देखा कि फिर इंटरनेशनल लॉ कमीशन जो है वो हमें यूएन क्लॉज देता है, लॉ ऑफ सीज देता है, ताकि जो समुद्री पानी है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ सी को बरकरार रखा जा सके। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें यूएन के, तो जनरल असेंबली इसका सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और टोटल 6 के करीब यूएन के ऑर्गन्स हैं। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल का काम पीस को कायम रखना है दुनिया के अंदर। सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट का काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है। और इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का काम वेलफेयर करना है दुनिया का। और ट्रस्टशिप काउंसिल होती है। ट्रस्टशिप काउंसिल का मतलब ये है कि वो टेरिटरीज़ जो ख़ुद को गवर्न नहीं कर सकती
उनको गवर्न करने के काबिल बनाना है, उनकी ट्रेनिंग करना है कि वो डेमोक्रेटिकली अपने आप को क्या कर सकें, गवर्न कर सकें। और आखिरी ऑर्गन जो छठा ऑर्गन है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं। जनाब जनरल असेंबली वोट करती है क्रिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, और इसके अंदर हर एक नेशन का एक वोट होता है, चाहे वो नेशन बिग साइज़ की हो, चाहे उस नेशन की इकोनॉमिक पावर ज़्यादा हो या कम हो। ये बात मैटर नहीं करती, यहाँ पे हर एक का एक वोट है। और रेजोल्यूशंस जो इसकी होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती, यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप रेजोल्यूशंस को वायलेट करेंगे तो आपके ऊपर कोई जो है वो मसला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2/3 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू पास द रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 2/3 चाहिए होते हैं। जितने लोग बैठे होते हैं जनरल असेंबली में जब कोई रेजोल्यूशन पास होती है, जो हाजिर होते हैं उसके 2/3 जो हैं अगर यस करते हैं तो रेजोल्यूशन पास हो जाती है। उसके बाद मेंबरशिप, किसी नए मेंबर को अगर आप डालना चाहते हैं यूएन के अंदर तो उसके लिए भी क्या होता है जनाब, ये जनरल असेंबली है वो वोटिंग करती है। सिक्योरिटी काउंसिल डील्स विद सिक्योरिटी मैटर्स, और यूएन का जो चार्टर का आर्टिकल 39 से 41 है उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले सैंक्शंस लगाई जाएंगी, इकोनॉमिक बाइकआउट किया जाएगा। अगर फिर भी कंट्री बाज नहीं आता तो फिर अगर वो पीस के लिए ख़तरा बन जाता है तो फिर मिलिट्री प्रिपेयर की जाएगी यूएन के मेंबर्स की तरफ से और उसके ऊपर हमला किया जाएगा। इसके टोटल 15 मेंबर्स हैं और किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 9 मेंबर्स, और उन 9 मेंबर में P5 होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो ना हो तो रेजोल्यूशन पास नहीं होती। तो ये रेजोल्यूशन के लिए 915 का क्राइटेरिया है, और P5 इसमें परमानेंट मेंबर्स हैं। इनमें कौन कौन से हैं भाई, फ्रांस है, USA है, उसमें जनाब बरतानिया है, और बरतानिया के साथ साथ हम ये देखते हैं कि बरतानिया के साथ साथ हम रशिया देखते हैं और चाइना देखते हैं। ये 5 मेंबर्स हैं जो परमानेंट हैं। 10 मेंबर्स 2 साल के लिए आते हैं और रोटेशन फार्मूला के ऊपर आते हैं, यानी एक बार आ जाते हैं तो फिर बाकी उनकी बारी दूसरों के बाद आती है। सेक्रेटेरिएट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज में होता है और उसके 8900 ऑफिशियल्स वर्क करते हैं सेक्रेटेरिएट के अंदर। इसका काम ट्रांसलेट करना है डॉक्यूमेंट्स को और स्पीचेस को इंटरप्रेट करना है, ह्यूमन राइट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट्स को पब्लिश करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ डे टू डे अफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो सेक्रेटेरिएट करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएन, इसके 54 मेंबर्स हैं और इन मेंबर्स को इलेक्ट करती है जनरल असेंबली फॉर 3 ईयर्स। इसके साथ साथ इसका पर्पस सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड होता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये सस्पेंड हो गई थी नवंबर 1994 में, यानी इसका जो वर्क है वो क्या हो गया था, वो कंप्लीट हो गया था, मुकम्मल हो गया था, तो इसको सस्पेंड कर दिया गया था। पलाव जो थी वो आखिरी नेशन थी इसके अंदर, और हेल्प इन अचीविंग सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसका काम होता है, एक टेरिटरी है वो खुद को गवर्न नहीं कर सकती डेमोक्रेटिकली, तो वहाँ पे उनको सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, यानी कुछ साल वो ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको गवर्न करती है और तब तक लोगों की ट्रेनिंग हो जाती है, फिर ये ख़त्म हो जाती है, लोग अपने नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं और कंट्री डेमोक्रेटिक हो जाता है। ICJ क्या करती है, ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगी स्टेट्स के अंदर। याद रहे कि इंडिविजुअल जो हैं वो ICJ के अंदर नहीं जा सकते। उसके साथ साथ इसके 15 जजेस होते हैं और उन जजेस को जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल 9 साल के लिए इलेक्ट करते हैं। कॉर्फू चैनल केस जो था ये पहला केस था जिसको डिसाइड किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फ्रेंच और इंग्लिश दो जो हैं वो लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर ये वर्क करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।